other secondary metabolites. Then we have one more topic in this 3.1 as amino acids, biosynthesis of amino acids. Amino acids are nothing but monomer units of proteins and enzymes. Enzymes are the catalytic proteins. प्रोटीन्स में दो टाइप का फंक्शन होता है, एक होता है स्ट्रक्चर प्रोवाइड करने का और दूसरा होता है रिएक्शन में कैटेलाइज करने का। तो अगर जो प्रोटीन्स रिएक्शन में कैटेलाइज करते हैं उन्हें हम एंजाइम्स बोलते हैं और जो प्रोटीन्स स्ट्रक्चर से रोल प्ले करते हैं उन्हें हम नॉर्मल प्रोटीन्स ही बोलते हैं। सो ऑल एंजाइम्स आर प्रोटीन्स बट ऑल प्रोटीन्स आर नॉट एंजाइम्स। There are 20 naturally occurring amino acids which are part of proteins. ओवरऑल बहुत सारे दूसरे अमीनो एसिड्स भी होते हैं, लेकिन 20 अमीनो एसिड्स हैं जो प्रोटीन बनाने में काम में आते हैं और बाकी के अलग अलग दूसरे कामों में आते हैं। जैसे हमने अभी जैसे देखा ऑर्निथिन जो प्रोटीन अमीनो एसिड है वो प्रोटीन बनाने में काम में नहीं आता है, लेकिन वो यूरिया साइकिल में काम में आता है। वैसे ही दूसरे अलग अलग प्रोटीन्स होते हैं, अमीनो एसिड्स होते हैं जो अलग अलग टाइप में आते हैं। इन 20 अमीनो एसिड्स में से एक ग्लाइसिन अमीनो एसिड होता है जो अकायरल होता है। achiral means it is not a chiral, means उसका स्ट्रक्चर जो होता है that is not having any chiral carbon. This is the structure for glycine. Amino acids are all having amine group and acidic group, amine and carboxylate group. So it is having amine group. These are all alpha amino acids. So amine group will be present on alpha carbon to the carboxylate group. So this is for carboxylate group. This is our alpha carbon possessing amine. So it is a alpha amino acid. General structure for amino acids is will be this plus R will be there, that is side chain. R can be different. अगर R हाइड्रोजन होगा तो यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ हाइड्रोजन, दो सिमिलर ग्रुप बन जाएंगे, so it becomes achiral. That is what is happening in glycine. बाकी सब में ये R other than हाइड्रोजन होता है, तो वो chiral compounds होते हैं, chiral amino acids होते हैं। 19 amino acids are chiral, while one is a achiral, that is glycine. ये जो 19 chiral amino acids है, this can occur both as L amino acids और D, लेकिन जो naturally occurring amino acids होते हैं वो सारे L isomers होते हैं, except in few bacterial species. In few bacteria, very small amount of D amino acids are also present, but otherwise majority of them are L amino acids in those bacteria also. लेकिन बाकी सारे इसमें only L amino acids होते हैं, D amino acids नहीं होते हैं वहाँ पे. So this is for amino acids, how they are synthesized. But before synthesis of that, let us see what are these 20 amino acids. इसमें से आपको कुछ एक के स्ट्रक्चर्स याद रखो, that will be good enough. कुछ के नाम या स्ट्रक्चर्स याद रखो, that is more than enough. सारे 20 अमीनो एसिड्स के नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, कुछ दो चार के नाम याद रखो. ग्लाइसिन इज इजियर क्योंकि यहाँ पे हमारा सिर्फ CH2 आता है बीच में, यहाँ पे R की जगह पे H आएगा तो ग्लाइसिन होगा, R की जगह पे CH3 आया तो एलेनिन होगा, R की जगह पे CH3 आया तो एलेनिन होगा, अगर R की जगह पे CH2OH आता है तो सेरीन होता है, अगर R की जगह पे CH2SH आता है तो सिस्टीन होता है, R की जगह पे CH2SH आता है, दैट इज थायोल ग्रुप आता है तो सिस्टीन होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप होता है CH2OH यहाँ पे तो हमारा सेरीन होता है. So we will have a serine as well as cysteine, alanine. These are simpler ones. और phenylalanine, tryptophan और tyrosine तो आपको याद रखने ही पड़ेंगे because हमको उसका बायोसिंथेसिस भी देखना है, तो वहाँ पे आपको वो स्ट्रक्चर सारे याद हो ही जाएंगे. तो सिर्फ नाम याद रखो, अगर जितनों के हो सकते हैं उतने, all 20 not necessary for them. अमीनो एसिड्स के नाम होते हैं और उनका नोमेनक्लेचर जो सिंबलाइजेशंस होते हैं, क्योंकि अमीनो एसिड्स जनरली प्रोटीन्स बनाने में काम में आते हैं, so there are hundreds of amino acids are present in each protein. So उनको सबका पूरा नाम लिखने बैठेंगे तो इसका एक बुक पूरी भर जाएगी एक प्रोटीन का नाम बनाने में. So what we can do is that what we are normally doing is we are giving a 3-letter code or 1-letter codes for them. We are using symbols as a 3-letter symbols or 1-letter symbols for these amino acids.
Like here for alanine, it is a ALA and one letter code is A. 20 अमीनो एसिड्स है, तो इंग्लिश अल्फाबेट में 26 लेटर्स होते हैं. तो एक्सेप्ट B, J, then O, X, Y and U. ये 6 लेटर्स यूज नहीं होते हैं, बाकी सारे लेटर्स यहाँ पे यूज होते हैं. O इज यूटिलाइज्ड फॉर ऑर्निथिन, तो वो यहाँ पे नहीं आता है, इसलिए वो ये 20 अमीनो एसिड्स में नहीं है. बाकी ये 5 ऐसे ही रहते हैं, इसे हम यूटिलाइज नहीं करते हैं नोमेनक्लेचर में. इट इज इसमें हाँ जी. एनी प्रॉब्लम शुभम? वाई यूज होता है ना सर लास्ट में? लास्ट में वाई यूज होता है ना? वाई यूज होता है, यस वाई यूज होता है, जेड यूज नहीं होता है. जेड यूज नहीं होता है, वाई यूज होता है. X, U, X and Z. So this is B, J, O, U, X and Z. ये यूज नहीं होते हैं यहाँ पर. इसमें से we have 5 different classes of amino acids. एक होता है where R group is non-polar, where R group is non-polar, that we call it as class 1. So यहाँ पे alanine is under class 1. Then we have cysteine also in class 1. Then we have glycine in class 1. Isoleucine in class 1. Leucine also in class 1. Methionine in class 1. Proline in class 1. Then we have valine in class 1. ये सारे अमीनो एसिड्स होते हैं. टोटल 8 अमीनो एसिड्स इन क्लास 1. Then second class is for aromatic amino acids. Aromatic amino acids. So this contains 3. One is phenylalanine, second is tryptophan, and third is tyrosine. ये 3 अमीनो एसिड्स होते हैं जो क्लास 2 में आते हैं. क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन आर ग्रुप. जो आपका साइड चेन जो होता है आर, यहाँ पर जो हमने आर देखा था, ये आर का पोलैरिटी कैसा होता है, उसकी बेस पे हम इसको 5 डिफरेंट क्लासेस में हम क्लासिफाई कर सकते हैं. तो एक फर्स्ट क्लास होता है कि नॉन पोलर और हाइड्रोफोबिक क्लास होता है, जिसमें कि जनरली कार्बन चेन होता है, हाइड्रोकार्बन चेन होता है, उसमें कोई फंक्शनल ग्रुप्स नहीं होते, इस टाइप के होते हैं. तो दैट इज अंडर क्लास 1. सॉरी. Then we have it another one, that is first non-polar, second aromatic amino acids, third होता है जो polar होता है but uncharged, polar but uncharged, which is not having any charge at physiological pH. pH 7 पे उसका कोई चार्ज नहीं होता है. ऐसे होते हैं हमारे पास. This is asparagine in class 3, glutamine in class 3, then we have serine in class 3 and threonine in class 3. These are the amino acids which are in class 3. 4 amino acids in class 3. Class 4 में जो होता है, these are charged amino acids, polar charged amino acids, but they are having negative charge. At physiological pH 7 पे नेगेटिव चार्ज होते हैं, और जनरली वी कॉल देम एज एसिडिक ग्रुप्स, क्योंकि एसिडिक ग्रुप में COOH होता है, वो pH 7 पे हाइड्रोलाइज होकर COO- होता है, इसलिए वहां पे एक नेगेटिव चार्ज एक्स्ट्रा. तो ये यहाँ पे अमीनो एसिड्स में एक COOH हमेशा होता ही है और एक NH2 हमेशा होता है. तो फिजियोलॉजिकल pH में क्या होता है, एट pH 7 जो होता है, एट pH 7 में NH2 जो ग्रुप होता है, दिस इज प्रोटोनेटेड, और जो COO ग्रुप होता है ये डीप्रोटोनेटेड होता है. सो क्या होता है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, सो ओवरऑल इसका चार्ज 0 होता है. दिस वी कॉल इट एज ज्विटर आयंस. ये आपने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ा है, ज्विटर आयंस. सो ये ज्विटर आयंस होते हैं
लेकिन इसके अलावा भी अगर R ग्रुप में एक COH एक्स्ट्रा आता है तो वहां पे हमारा CO माइनस बनेगा, तो एक एक्स्ट्रा नेगेटिव चार्ज आएगा। इन CO माइनस का या NH3 प्लस का हम चार्ज नहीं देख रहे हैं, हम साइड चेन में जो चार्ज आएगा उसको हम यहाँ पे कंसीडर कर रहे हैं। तो उसमें अगर ये ग्रुप 4 में अगर एक्स्ट्रा एक नेगेटिव चार्ज होगा, that we call it as class 4 or group 4. Aspartic acid is coming under this group 4, glutamic acid is coming under group 4. These two amino acids are in group 4. बाकी के जो बचे हैं तीन, that is histidine, lysine and arginine, ये तीन होते हैं हमारे ग्रुप 5 में, जिनके ऊपर फिजियोलॉजिकल pH या pH 7 पे पॉजिटिव चार्ज होता है, because these are containing extra nitrogens. हिस्टिडीन में होता है हमारा वी हैव इमिडाजोल रिंग, एक्स्ट्रा इमिडाजोल रिंग होती है हिस्टिडीन में। सो दिस गेट्स प्रोटोनेटेड, ये नाइट्रोजन में प्रोटोनेशन होता है या ये नाइट्रोजन में प्रोटोनेशन होता है, तो यहाँ पे एक्स्ट्रा प्रोटोन आएगा तो पॉजिटिव चार्ज आएगा हिस्टिडीन में। लाइसिन में हमने जस्ट अभी देखा कि लाइसिन में एक एक्स्ट्रा, यहाँ पे ये लाइसिन में ये एक एक्स्ट्रा NH2 होता है, अपार्ट फ्रॉम ये NH2 और COH एक एक्स्ट्रा NH2 होता है, तो वो NH2 जो होगा that NH2 will get protonated at physiological pH to NH3 plus, तो यहाँ पे एक एक्स्ट्रा प्लस चार्ज आता है। आर्जिनिन में होता है we have this gonidinium group in arginine. So ये gonidinium ग्रुप में तीन नाइट्रोजन आते हैं, इसमें से यहाँ पर एक एक्स्ट्रा प्रोटॉन आता है, so we get a positive charge, not here but the positive charge is on this way. तो ये पॉजिटिव चार्ज एक्स्ट्रा आता है, so that gives a extra positive charge on the arginine. So ये तीन पॉजिटिव चार्ज वाले होते हैं, that is class 4-5 जो होता है वो चार्ज्ड but positively charged, so that will be giving us class 5. So हमारे जो 20 अमीनो एसिड्स होते हैं, ये 20 अमीनो एसिड्स को हम 5 क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट क्लास में क्या होता है, नॉन पोलर और हाइड्रोफोबिक साइड चेन होगी, जिसमें जनरली कार्बन और हाइड्रोजन का साइड चेन होगा। दूसरा होता है एरोमेटिक अमीनो एसिड्स, एरोमेटिक अमीनो एसिड्स में एरोमेटिक साइड चेन होगा। तीसरा होता है कि पोलर साइड चेन होता है लेकिन नॉन अनचार्ज्ड होता है, जिसमें चार्ज नहीं होता है, वैसे पोलर, जैसे कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स वगैरह होते हैं, तो वो हमारा पोलर साइड चेन होता है। या फिर वी हैव इन एस्पार्जिन एंड एस्पार्टिक ग्लूटामिन एंड एस्पार्जिन में हमारा अमाइड बॉन्ड्स होते हैं, तो वहां पर भी अमाइड्स आर नॉन चार्ज अनचार्ज्ड स्पीशीज, वो आपका पोलर बट अनचार्ज में आता है। क्लास 4 में चार्ज होता है लेकिन नेगेटिवली चार्ज, जैसे एस्पार्टिक एसिड है, ग्लूटामिक एसिड। क्लास 5 में आपका आता है चार्ज बट पॉजिटिवली चार्ज, दैट इज लाइसिन, देन वी हैव हिस्टिडीन एंड आर्जिनिन, ये तीन आपके अमीनो एसिड्स उसमें आते हैं। ये 20 अमीनो एसिड्स में से 10 अमीनो एसिड्स एसेंशियल होते हैं और 10 अमीनो एसिड्स नॉन एसेंशियल होते हैं। नॉन एसेंशियल मींस वो अमीनो एसिड्स हमारे बॉडी में बायोसिंथेसाइज हम कर सकते हैं, हम सिंथेसाइज कर सकते हैं हमारे सेल्स के अंदर, तो वो हमें बाहर से लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो दीज आर नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। बाकी के जो 10 होते हैं वो हम नहीं बना सकते हैं, दे आर सिंथेसाइज्ड आइदर बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म और प्लांट्स, तो उन्हें हमें न्यूट्रिशंस के थ्रू लेना होता है। तो क्लासिफिकेशन ऑफ अमीनो एसिड्स कैन बी डन इन दैट वे आल्सो, एसेंशियल अमीनो एसिड्स एंड नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स। तो हम यहाँ पर अभी जो है वो देखेंगे दोनों टाइप के थोड़े बहुत अमीनो एसिड्स, बायोसिंथेसिस देखेंगे। So biosynthesis of amino acids can be done from the intermediates of glycolysis cycle. Glycolysis में हमने just देखा था कि glucose gets converted to glucose 6-phosphate, then fructose 6-phosphate, fructose 1,6 bisphosphate, और उसका फिर बनता है 3-phosphoglyceraldehyde। 3-phosphoglyceraldehyde से हमें बनेगा 3-phosphoglyceric acid ऑक्सीडेशन होकर। ये जो 3-phosphoglyceric acid बनता है, this 3-phosphoglyceric acid
can be utilized for synthesis of different amino acids. Like for example, यहाँ पे ये जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है इसको अगर हम रिप्लेस करते हैं NH2, hydroxyl group being replaced by NH2, and this phosphate group hydrolyzed to OH gives rise to serine amino acid. Serine amino acid में ये जो OH ग्रुप है इसको अगर हम thiol से कन्वर्ट करते हैं तो we get cysteine, और अगर हम ये CH2OH एलिमिनेट करते हैं और यहाँ पे हाइड्रोजन लाते हैं तो we get glycine. So glycine, serine and cysteine can be obtained from 3-phosphoglyceric acid. So this 3-phosphoglyceric acid acts as a precursor for synthesis of biosynthesis of serine, cysteine and glycine. आपको एक 4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, give general biosynthetic pathway of amino acids. Write a note on biosynthesis of amino acids or give general biosynthetic pathway of amino acids. उसमें हमें ये एग्जांपल्स देने हैं, एटलीस्ट 4 एग्जांपल्स आपको देने होंगे, हर एक का एक अमीनो एसिड का एग्जांपल इसमें दिया तो भी चलेगा, 4 प्रिकर्सर से 4 एग्जांपल आपको वहां पे देने होंगे. सो 3-phosphoglyceric एसिड से हमें सेरीन मिलता है, सेरीन से ग्लाइसिन एंड सेरीन से सिस्टीन बन सकता है. सो ये आपके 3 अमीनो एसिड्स यहाँ पे बन सकते हैं इजीली. देन वी हैव जो फॉस्फोग्लिसरिक एसिड है, फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से हमें बनेगा फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट से हमें मिलेगा पायरुविक एसिड. तो पायरुविक एसिड कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म में हमें पायरुविक एसिड मिलेगा. So this pyruvic acid then can be utilized for biosynthesis of L-alanine. इसमें होगा कि यहाँ पे ये जो CO ग्रुप है इसको अगर हम रिप्लेस करते हैं NH2 से, so we will get this L-alanine. बराबर, इसमें जो ये मिथिल ग्रुप है, मिथिल साइड चेन है यहाँ पर, ये मिथिल साइड चेन को अगर हम रिप्लेस करते हैं आइसोप्रोपिल ग्रुप से, मीन्स 2 मिथाइल ग्रुप्स हम एक्स्ट्रा ऐड करते हैं. नॉर्मली दिस इज एलानिन, पायरुविक एसिड से हमें एलानिन बनता है. एलानिन का जो ये मिथिल ग्रुप है, दिस मिथिल ग्रुप कैन बी मिथाइलेटेड अगेन. मिथाइलेशंस नॉर्मली जो हमारे लैब्स में होते हैं तो वो इट्स अ डिफिकल्ट प्रोसेस. मिथाइल ग्रुप को मिथाइलेशन बनाना है, मींस अगर आपको यहाँ पे CH3 है तो इसमें एक्स्ट्रा एक कार्बन और ऐड करना हो, होमोलोगेशन सीरीज जो होती है, इट इज अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस और जनरली वेरी डिफिकल्ट ऑल्सो, क्योंकि ये कंप्लीटली नॉन पोलर मॉलिक्यूल है. इथेन को प्रोपेन बनाना हो अगर आपको, तो इथेन को प्रोपेन बनाने के लिए बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस होता है, बिकॉज यहाँ पे कहीं पोलरिटी नहीं. हमारे जो रिएजेंट्स होते हैं वो किसी कार्बन को या किसी सेंटर को रिकॉग्नाइज तभी करेंगे जब उसमें कुछ स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज भी होगा या स्लाइट नेगेटिव चार्ज भी होगा, तो हम उसको रिकॉग्नाइज कर सकते हैं. तो हमारा जो रिएजेंट होता है वो उसको रिकॉग्नाइज करता है और उस पर जाकर के अटैक करता है. लेकिन इथेन में वो नहीं होता है. इथेन में या प्रोपेन में या हाइड्रोकार्बन्स में जनरली चार्जेस 0 के बराबर होते हैं. सो इसलिए हमारे जो रिएजेंट होते हैं वो उसमें रिएक्ट नहीं कर पाते हैं. लेकिन सेल्स के अंदर क्या होता है, जब बायोसिंथेसिस में होते हैं तो वो एंजाइम पॉकेट्स जो होते हैं, वो एंजाइम पॉकेट के अंदर में आपका जो मॉलिक्यूल है एलानिन है उसको बराबर से अंदर फिक्स कर देते हैं. तो फिक्स करने के बाद में वहां पे जो वो फिक्स होता है ऐसे, तो यहाँ पर जो आपका एलानिन आ गया है उसको बराबर से वो पकड़ के रखते हैं. अमीन ग्रुप जो है उसका और कार्बोक्सिलेट ग्रुप है उसको पकड़ के रखा हुआ है, एकदम टाइटली बांध के रखा हुआ है, कहीं जा नहीं सकता, वो भाग नहीं सकता है. जो मिथिल ग्रुप है उसका, उसके ऊपर में फिर वो आराम से रिएक्शन करते हैं, बिकॉज उसमें जो एनवायरनमेंट वहाँ पे जो क्रिएट होता है वो एनवायरनमेंट नॉट कंप्लीटली डिवॉइड ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स होता है. वाटर मॉलिक्यूल्स वहाँ पे बिल्कुल भी नहीं होते हैं, इसलिए वहाँ पे आपका जो वो जो होगा दैट विल बी कंप्लीटली डिफरेंट और उसमें आपका रिएक्शन हो सकता है. और इसके लिए जनरली जो मिथाइलेशन होता है तो वो मिथाइलेशन जो यूज होगा, वो मिथाइलेशन आपका जो रिएक्शन है दैट विल बी carried out by one reagent called as SAM, or we call this as S-adenosine methionine. ये हमको आगे भी बहुत काम में आएगा. तो ये रिएजेंट का नाम याद रखना, SAM रिएजेंट, SAM और S-adenosine methionine. यहाँ पे मिथियोनिन अमीनो एसिड यूटिलाइज होता है.
मिथ्योनिन अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर होता है, दिस इज NH2 CH COOH, ये आपका जनरल अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर हुआ। यहाँ पे CH2 CH2 S CH3, ये आपका मिथ्योनिन का स्ट्रक्चर हुआ। इट इज ए सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड। दो हमारे पास है सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, एक है सिस्टीन और दूसरा है मिथ्योनिन। सिस्टीन में होता है SH ग्रुप, दैट इज थायोल ग्रुप होता है एंड में, और यहाँ पे S मिथिल ग्रुप होता है। तो ये जो मिथिल ग्रुप है दिस इज डोनेटेबल। सो ये अमीन और ये कार्बोक्सिलेट ग्रुप जो होते हैं वो अडीनोसिन दैट इज न्यूक्लियोटाइड जो होता है वो न्यूक्लियोटाइड को अटैच होते हैं, और मिथिल ग्रुप जो है वो मिथिल ग्रुप देन डोनेटेबल होता है, तो वो डोनेट करता है। जिस किसी को भी मिथाइलेशन की जरूरत होती है वहां पे वो डोनेट करता है। एंड दिस वी विल बी लुकिंग आफ्टर। सैम के बहुत सारे हमारे यूजर्स होंगे, पर्टिकुलरली मिथाइलेशन यूजर्स होंगे, बहुत सारे कंपाउंड हम जहाँ पर मिथाइलेशन जरूरत होगी एसिटेट पाथवे में, शिकीमेट पाथवे में, तो वहां पे हम ये सैम मॉलिक्यूल यूज करेंगे, तो उसको याद रखना है। तो यहाँ पे मिथाइलेशन वेरी इजीली होते हैं यूजिंग सैम। सो वो L-एलेनिन से वैलिन हो सकता है, या फिर L-एलेनिन से L-ल्यूसीन भी बन सकता है वेरी इजीली। यहाँ पे आइसोब्यूटेन ग्रुप आपको इधर में आएगा फ्रॉम एलेनिन से, तो वो आपको यहाँ पे मिलेगा। दो मिथाइल ग्रुप अगर आएंगे तो L-वैलिन आएगा, आइसोप्रोपिल ग्रुप अगर ऐड करोगे तो ल्यूसीन बनेगा। ऑल दीज आर L अमीनो एसिड्स। यहाँ पे नाइट्रो अमीन ग्रुप जो होता है वो वेज बॉन्ड पे ही दिखाया गया है। हाइड्रोजन जो यहाँ का होगा वो डॉटेड होगा पीछे की तरफ। दिस इज हाउ वी कैन सिंथेसाइज amino acids using precursor 3-phosphoglyceric acid and precursor pyruvic acid। दूसरे होते हैं और कि एक होता है शिकीमिक एसिड एज ए प्रिकर्सर। ये हम डिटेल में देखेंगे शिकीमिक एसिड से L-phenylalanine, L-tyrosine और L-tryptophan कैसे बनता है। स्टेप वाइज वी विल सी इट इन शिकीमेट पाथवे, दैट इज 3.3 में हम उसको डिटेल में देखेंगे। लेकिन इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए बायोसिंथेसिस ऑफ अमीनो एसिड, तो ये इतना लिखोगे तो काफी हो जाएगा। शिकीमिक एसिड का स्ट्रक्चर अगर आता है तो, नहीं आता है तो सिर्फ शिकीमिक एसिड लिखोगे, दैट विल आल्सो बी गुड इनफ। नो नीड ऑफ राइटिंग शिकीमिक एसिड का स्ट्रक्चर। लेकिन शिकीमिक एसिड का स्ट्रक्चर आना जरूरी है, क्योंकि हमको शिकीमेट पाथवे में हमें शिकीमिक एसिड का स्ट्रक्चर लाना है और उसका बायोसिंथेसिस भी रहेगा। तो शिकीमिक एसिड का स्ट्रक्चर याद रहता है तो इट इज इजियर याद रखना है। और ये तीन अमीनो एसिड्स का जस्ट अगर स्ट्रक्चर आता है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ पे नाम भी लिख दो, लेकिन स्ट्रक्चर डेफिनेटली आना ही चाहिए बिकॉज शिकीमेट पाथवे में हम यूज करेंगे। So this is one way of synthesizing these three amino acids. So totally हमने 3 + 3 6 और ये 9 amino acids लेते। Then we have it. These amino acids comes from Krebs cycle. Krebs cycle क्या होता है? ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज को हम कन्वर्ट करते हैं पायरुविक एसिड, ग्लूकोज को हम कन्वर्ट करते हैं पायरुविक एसिड में। पायरुविक एसिड then gets converted to acetyl CoA. This acetyl CoA then combines with oxaloacetic acid. oxaloacetic acid में combine होकर के ये हमें बनाता है citric acid. This citric acid then gets converted to isocitric acid. Citric acid is a tricarboxylic acid. There are 3 carboxylate groups. That is why this cycle is also called as TCA cycle, tricarboxylic acid cycle, or it was discovered by Krebs, so it is called as Krebs cycle also. Isocitric acid isomerization of citric acid होता है। इसमें से एक कार्बन डाइऑक्साइड लॉस होता है, एक कार्बन लॉस होता है एज ए कार्बन डाइऑक्साइड, और हमें मिलता है आइसो ग्लूटारिक एसिड। Isoglutaric acid is a 5-carbon compound. Citric acid and isocitric acids are 6-carbon compounds. और ये oxaloacetic acid is a 4-carbon compound. Acetyl CoA is a 2-carbon compound. So 2 + 4 is 6. So citric acid मिला. This is a 6-carbon compound, giving rise to another 6-carbon compound, isocitric acid. Loss of 1 carbon dioxide gives a C5 compound. यहाँ से हमें मिलता है succinyl CoA और succinic acid, which is also a 4-carbon compound with a loss of 1 more carbon as a carbon dioxide. So जो हमने यहाँ पे acetyl CoA में 2 कार्बन लाए थे, वो दोनों कार्बन यहाँ पे लॉस हो गए एज ए कार्बन डाइऑक्साइड।
मीन्स जो हमने ग्लूकोज में 6 कार्बन यूनिट हमने लिया था, उसमें से हमें 2 पायरुविक एसिड मिले थे, 3 कार्बन के 2 मिले थे, तो वहां कहीं पर भी लॉस नहीं था कार्बन का। 3 कार्बन के 2 यूनिट मिले, मीन्स टोटल 6 कार्बन थे। फिर यहाँ पे हमें 2 पर पायरुविक एसिड 1 कार्बन डाइऑक्साइड लॉस होता है, तो 1 कार्बन लॉस होता है पर पायरुविक एसिड। 2 कार्बन थे तो 2 पायरुविक एसिड के 2 CO2 लॉस हुए, 2 कार्बन लॉस हो गए। और यहाँ पर 2 असिटिल कोए मिलते हैं, तो वो 2 का यहाँ पे 2 कार्बन डाइऑक्साइड जाएंगे, तो टोटली 4 हियर एंड 2 हियर, 6 कार्बन हमारे लॉस हो गए। मीन्स जो ग्लूकोज के 6 कार्बन आए थे, वो 6 कार्बन यहाँ पे कंप्लीटली लॉस हो गए एज ए कार्बन डाइऑक्साइड। सो हमारा टोटल जो है C6H12O6 gives rise to 6CO2। इसमें कहीं पर भी हमने ऑक्सीजन मॉलिक्यूल यूज नहीं किया। दिस इज कॉल्ड एज रेस्पिरेशन। ये रेस्पिरेशन और जो हमारा बायोलॉजी वाला जो रेस्पिरेशन होता है वो अलग होता है। बायोलॉजिकल जो रेस्पिरेशन होता है, जो ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं, तो उसमें फिर यहाँ पे से जो हमारा विटामिन जो रिड्यूस हुआ है, विटामिन B3 एंड B2, that is FADH2 and NAD+, इनका रिड्यूस होता है, तो वो रिड्यूस को वापस ऑक्सीडाइज करने के लिए हमारा O2 काम में आता है। 6O2 वहां पे काम में आता है, यहाँ हम यूज नहीं करते। सक्सिनिक एसिड से हमें फिर मैलिक एसिड मिलता है, मैलिक एसिड से फ्यूमेरिक एसिड मिलेगा, और फ्यूमेरिक एसिड से फिर ऑक्सैलोएसिटिक एसिड वापस मिलेगा। दीज आर ऑल 4 कार्बन कंपाउंड्स। तो ये जस्ट वापस हमें ऑक्सैलोएसिटिक एसिड मिलाने के लिए ये हमारे काम में आता है। सो दिस इज अ साइक्लिक कंपाउंड, वापस हमें ऑक्सैलोएसिटिक एसिड मिलता है, फिर से वो असिटिल कोए को एक लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट करता है। सो दिस इज हाउ इट इज गोइंग ऑन दिस क्रेब्स साइकिल और द TCA साइकिल। इसमें जो इंटरमीडिएट्स बनते हैं, when the oxaloacetic acid intermediate, that is this intermediate, then isoglutaric acid intermediate, ये हमारे काम में आते हैं अमीनो एसिड्स बनाने में। ये जो इंटरमीडिएट्स हैं, दिस एक्ट्स एज ए प्रिकर्सर्स फॉर अमीनो एसिड्स। तो ऑक्सैलोएसिटिक एसिड से हम एस्पार्टिक एसिड बना सकते हैं। ऑक्सैलोएसिटिक एसिड का जो ये कार्बोनिल ग्रुप है, दिस कार्बोनिल कैन बी कन्वर्टेड इनटू अमीन। रिडक्शन होगा तो हाइड्रोक्सिल बनेगा, हाइड्रोक्सिल का फिर अमीन बन जाएगा। And there is one more reaction called as transamination reaction. Transamination reaction में कीटो और अमीन का एक्सचेंज होता है। ये बायोलॉजिकल सेल्स में जनरली किया जाता है, so that can be easily done in over here. So ये oxaloacetic acid से aspartic acid बन सकता है। Aspartic acid is having one extra COH group other than this COH and NH2 जो कॉमन होता है सारे अमीनो एसिड्स में, यहाँ पे ये एक्स्ट्रा COH ग्रुप। तो फिजियोलॉजिकल pHs में यहाँ पे CO माइनस बनेगा, तो एक्स्ट्रा माइनस चार्ज होगा। दिस कैन बी देन कन्वर्टेड इनटू आइसोल्यूसिन by reduction of this or decarboxylation and again methylation reaction by using SAM। आइसोल्यूसिन बनेगा और L-मेथियोनिन बनेगा। L-मेथियोनिन में ये हमारा S और यहाँ पे लास्ट में CH3 ग्रुप होता है। ये CH3 ग्रुप डोनेटेबल होता है मेथिल ग्रुप, और एस्पार्टिक एसिड से हमें लाइसिन भी मिल सकता है। Then we have another intermediate in Krebs cycle, that is 2-oxoglutaric acid। इस 2-oxoglutaric acid से हमें यहाँ पर भी एक एक्स्ट्रा COH ग्रुप होता है। ऑक्सैलोएसिटिक एसिड और ऑक्सोग्लूटारिक एसिड में फर्क क्या होता है, यहाँ पे 2 कार्बन का है आफ्टर दिस, इट इज अ टोटल ऑफ 4 कार्बन, और यहाँ पे हमारा 5 कार्बन है, तो एक CH2 एक्स्ट्रा होता है ऑक्सोग्लूटारिक एसिड। तो ये एक CH2 एक्स्ट्रा होने की वजह से यहाँ पर ये हमें ग्लूटामिक एसिड देता है। ग्लूटामिक एसिड इज हैविंग CH2 CH2 COH। ये भी एस्पार्टिक एसिड की तरह ही एक एक्स्ट्रा COH ग्रुप होता है, इसलिए ये ग्रुप 4 में आता है विद नेगेटिव चार्ज। ग्रुप 4 ऑफ अमीनो एसिड, नेगेटिव चार्ज के साथ ये अमीनो एसिड आता है। इसको फिर हम कन्वर्ट कर सकते हैं यहाँ से ऑर्निथिन में। दिस इज अ लाइसिन, और ये ऑर्निथिन, एक ऑर्निथिन में एक CH2 ग्रुप कम होता है कंपेयर टू लाइसिन। दिस ऑर्निथिन then can be converted to arginine with a gonadinium group over here. So these are amino acids, how we can synthesize the amino acids by using precursors from glycolysis as well as Krebs cycle। Krebs cycle और glycolysis के जो precursor intermediates जो होंगे, इन intermediates को हम utilize करके
हम सिंथेसाइज कर सकते हैं डिफरेंट अमीनो एसिड। हमने यहाँ पे 6 + 3 9 और यहाँ पे हमने 3 देखे 12 और यहाँ पे हमने 2 देखे 15। बाकी के जो 5 है प्रोलीन वगैरह जो 5 है उनको हम अलग से सिंथेसाइज करते हैं, उनके अलग मेथड होते हैं, तो वो हम यहाँ पे नहीं देखेंगे। जनरल पाथवेज में हम वो नहीं देखेंगे। जनरल पाथवे में ये इतना आपके लिए काफी होगा। ये समझ में आया? एनी डाउट्स इन दिस? कोई डाउट है इसमें? यहाँ पे आपको जनरली प्रिकर्सर, बिल्डिंग ब्लॉक्स, देन सेकेंडरी मेटाबोलाइट, प्राइमरी मेटाबोलाइट, इनके डेफिनेशंस पूछेंगे, देन अमीनो एसिड का बायोसिंथेटिक पाथवे पूछेंगे। ये आपके लिए यहाँ पे जरूरी होता है, तो दैट इज इम्पोर्टेंट। जो बायोसिंथेसिस ऑफ अमीनो एसिड है ये 4 मार्क्स के लिए होगा और बाकी वाला जो है 1 या 2 मार्क्स के लिए आपको पूछा जाएगा। दिस इज आवर क्रेब्स साइकिल और TCA साइकिल। पायरुवेट को असिटिल कोए कंबाइन होता है ऑक्सैलो एसिटेट से सिट्रिक एसिड में, citric acid to isocitrate to oxoglutariate, succinate, fumarate, malate and then again oxaloacetate में। that is ये जो साइकिल है इस साइकिल का यहाँ पर हम करते हैं। तो दिस इज आवर 3.1 हमारे यूनिट का 3.